डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में कृषि से जुड़े क्षेत्रों में पशुपालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे जोत की ज़मीन कम होती जा रही है, वैसे वैसे पशुपालन का रोल और अधिक बढ़ता जा रहा है। खेती में हमारे किसानों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है कि उन्हें आय प्राप्त हो, लेकिन पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे उनकी आय प्रतिदिन सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पशुपालन की, तो इसमें भी हम काफ़ी वृद्धि देख रहे हैं, क्योंकि नस्ल सुधार से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। आज के कृषि विशेष में हम विशेष तौर से बात करेंगे भैंस पालन की। भैंस पालन भी हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय है और इसके पीछे कई वजह हैं। जहां इसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ भैंस का दूध गाढ़ा होता है, जिसके चलते आज भी भैंस का दूध हमारे बहुत सारे उपभोक्ताओं की पहली पसंद है। यानी हम कह सकते हैं कि भैंस पालन से हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा हो जाता है, साथ ही साथ उनकी आय भी सुनिश्चित होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे भैंस पालन के क्षेत्र में लगातार नस्ल सुधार किया जा रहा है। किसान वैज्ञानिक विधि को अपनाकर भैंस पालन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। एक दुधारू पशु है जो ग्रामीण भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। गायों की तुलना में इसे कम देखभाल की जरूरत होती है और इसमें मौसम की कठोर परिस्थितियों को सहने की क्षमता भी ज्यादा है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत में भैंस पालन का रिवाज बना हुआ है, बल्कि आजादी के बाद इनकी संख्या में भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1951 के दौरान देश भर में भैंसों की कुल आबादी 4,34,00,000 थी। वहीं 20वीं पशुधन गणना में ये संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर चली गई। इसमें वयस्क मादा भैंसों की संख्या 5.5 करोड़ है। हम सभी जानते हैं कि भारत दूध के मामले में पहले पायदान पर है। कुल वैश्विक दुग्ध उत्पादन में हमारा योगदान 22% है। भारत के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का नंबर है। साल 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 23 करोड़ टन से भी अधिक का दूध उत्पादन हुआ। दूध से बने उत्पादों के निर्यात में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2023-24 के दौरान यहां से 63,000 मीट्रिक टन से भी अधिक डेयरी उत्पादों का निर्यात किया गया। जाहिर है इसमें बड़ा योगदान भैंसों का होगा। हमारे देश में गाय और भैंस को मिला के करीब 30 करोड़ एनिमल है। उसमें से 10 करोड़ होता है आपको भैंस का और 20 करोड़ होता है आपका गाय का। जबकि जो भैंस का दूध में योगदान है ये तकरीबन आधा रहता है। यानी कि 10 करोड़ भैंस उतना ही दूध बनाते हैं जो 20 करोड़ गाय बनाता है। सिर्फ साउथ एशिया यानी कि जो विश्व के इस भाग में पाया जाता है, उसमें से सबसे ज़्यादा भैंस है हमारा भारत देश में। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी ये भैंस मिलता है। भारत में भैंसों की प्रमुख प्रजातियों में मुर्रा, टोडा, नीली रावी, नागपुरी, जाफराबादी, बन्नी, सुरती और भदावरी के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से भी मुर्रा में जो बात है वो दूसरी प्रजातियों में नहीं है। खास तौर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए मुर्रा नस्ल सबसे अच्छी मानी गई है। वैसे ये पूरे देश में पाली जा रही है। साथ ही पशुधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध दूसरे कुछ विकासशील देशों में भी ये उपलब्ध है। भैंस की बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी नस्लें हैं वो हिंदुस्तान में पाई जाती है और उन नस्लों में सबसे प्रमुख है मुर्रा नस्ल की भैंस। ये भैंस लगभग 3,000 से 4,000 किलो तक दूध देती है। हमारे फार्म पर एक भैंस ने 5,000 किलो से ज़्यादा का दूध दिया है एक ब्यात में, यानी कि 305 दिन में।
उस भैंस का रिकॉर्ड हमारे फार्म पर एक दिन का 27 किलो से ज़्यादा का रहा है। भारतीय डेयरी उद्योग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और कुल दूध उत्पादन में भैंस का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय भैंसों की संख्या दुनिया की भैंसों की आबादी का 50% से भी अधिक है। इसके अलावा दुनिया भर में भैंस के मांस का लगभग 25% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है। भैंस पालन से आप अगर अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि वैज्ञानिक विधि को अपनाना होगा। और वैज्ञानिक विधि में 5 चीज़ों का बहुत महत्व है। पहला ये कि अच्छी नस्ल का चुनाव करें। दूसरे, उनके आहार पर ध्यान दें। उनका आवास आरामदायक होना चाहिए, सही पर गर्भाधारण हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें रोग और बीमारियों की, तो उनका भी उचित निवारण सही समय पर करना होगा, तभी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकेगा। भारत में सबसे अच्छी नस्ल मुर्रा मानी जाती है। ये घुमावदार सींग वाली भैंस है और इसमें दूध उत्पादन क्षमता दूसरी नस्लों से ज्यादा है, लेकिन इसे हर जगह पालना सही नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए मुर्रा अच्छी नस्ल है। नीली रावी, बन्नी और जाफराबादी भी अच्छी मात्रा में दूध देने वाली भैंस है। नीली रावी पंजाब के कुछ हिस्सों के लिए सही है, जबकि बन्नी और जाफराबादी गुजरात के लिए। भैंस पालते समय आपको ध्यान रखना है कि उसी नस्ल का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से सही हो। भारत में नस्ल सुधार का भी काम हो रहा है। अगर अच्छी नस्ल के कटड़े कटिया चाहिए तो अच्छे बीज का चुनाव करना होगा। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। यहाँ किसानों के लिए अच्छा बीज तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर हम किसानों के लिए जो है बीज तैयार करते हैं। किसान को क्या चाहिए? अच्छा बीज चाहिए। तो हमारे पास जो झोटे हैं उनकी माँ का जो दूध उत्पादन है वो 3000 से लेके 5000 किलोग्राम तक है, जो उन्होंने एक ब्यात यानी 305 दिन में दिया है। एक झोटा एक बार के जो है माउंट करने पर भैंस के लगभग इतना सीमन दे देता है कि जिससे कि 300 से 500 भैंस ज्ञाबन हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस झोटे के सीमन को लेके उसकी लगभग 300 से 500 खुराक बना लेते हैं। तो यदि हमारे पास में बहुत अच्छा झोटा है तो वो इतने किसानों का भला कर सकता है। नस्ल सुधार के अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और भी कई चीजों पर काम कर रहा है। एक है भैंस की अच्छी देखभाल, दूसरा भैंस पालन का खर्च कम करके उससे अधिक लाभ कमाना, तीसरा प्रजनन क्षमता को बढ़ाना और चौथा अनुसंधानों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना। ये एक भरोसेमंद संस्थान है और यहाँ का बीज सरकार की ओर से सर्टिफाइड है। इस संस्थान जो है एक ISO 9000 का एक दर्जा इनको मिला हुआ है, जो उन्नत किस्म का भैंस का जो वीर्य है इसको सारे देश में देने के लिए। जब से इस संस्थान का संस्थापना हुई और वहाँ से लेके आज तक मैं पीछे जो हमारा करीब 40 साल का ये जो जर्नी है इस पे मैं देखता हूँ कि हमारा जो भैंस है, ख़ास तौर से मुर्रा भैंस है, इसमें जो बढ़ोतरी है इसका दूध का करीब 60% इसको हमने बढ़ोतरी कर पाए। और एक प्रोजेक्ट हम चलाते हैं जिसको हम कहते हैं नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन बफलोस। इस प्रोजेक्ट के तहत हम अकेले नहीं, हमारे साथ साथ और 11 इंस्टीट्यूट जो हमारा ICAR के अंदर है या तो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, हम मिलकर एक साझा प्रोग्राम चलाते हैं। जब भी भैंस अनुसंधान संस्थान से बीज लेने जाएं, तो पहले स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। वहां से आपको विशेष प्रकार का कंटेनर मिलेगा। बीज इसी कंटेनर में दिया जाएगा। ये बहुत ही उन्नत बीज होगा और इसकी मदद से उन्नत बच्चा अपनी माँ से कहीं बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ अच्छी नस्ल से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि पशुओं को संतुलित आहार देना भी जरूरी है। संतुलित आहार में सूखा चारा, हरा चारा, दाना और खनिज मिश्रण भी शामिल होता है। डेयरी पशुओं के लिए करीब 17 किस्म के खनिज होते हैं, जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम के अलावा लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज,
कोबाल्ट और आयोडीन प्रमुख हैं। खनिज दूसरे पोषक तत्वों के उचित उपयोग में मदद करते हैं। ये पशु को स्वस्थ रखते हैं, दूध उत्पादन बढ़ाते हैं और बांझपन को कम करते हैं। दूध देने वाले पशुओं के आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है। चारे में खनिज लवणों की मात्रा इतनी नहीं होती जो पशु की पूर्ति कर सके, इसीलिए खनिज मिश्रण देना भी उतना ही जरूरी है। हर एक पशु को दाना खिलाना भी बहुत जरूरी होता है, और वो जो दाना हम बनाते हैं वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला, अनाज, खल, चोकर, खनिज लवण मिश्रण और नमक। अनाज में गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये लगभग पशु के लिए 35% होने चाहिए। यानी 100 किलो बनाना है तो हम इसमें 35 किलो अनाज लें, और जो उस समय पर सबसे सस्ता हो वो सबसे अच्छा है। फिर खल आती है। खल में सरसों की खल, बिनोले की खल, तरा की खल और कई सारी खल आती हैं, तो ये लगभग 40 किलो होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है चोकर, जो छानस होते हैं, जो आटे से निकलकर ऊपर जो है बच रहते हैं, वो चोकर लगभग 22% यानी 22 किलो होना चाहिए। 2 किलो खनिज लवण मिश्रण और 1 किलो नमक। तो इस तरह से मिलाकर हम जो दाना बनाएंगे वो एक संतुलित आहार बन जाता है। सभी तरह की भैंसों को समान मात्रा में आहार नहीं दिया जा सकता। एक स्वस्थ वयस्क भैंस को प्रतिदिन 6 किलो सूखा चारा और 15 से 20 किलो हरा चारा खिलाना होता है। आहार की मात्रा उम्र और वयस्क भैंसों की परिस्थिति पर भी निर्भर करेगी। 1 से 2 साल के बीच वाले बच्चे को उसके वजन के अनुसार 1 से 2 किलो तक चारा दे सकते हैं, जबकि गाभिन भैंस को मेंटेनेंस राशन के रूप में 2 किलो दाना खिलाना होगा। क्योंकि 80% खर्च आहार पर ही होता है, इसीलिए सस्ता दाना खरीदने की कोशिश करें। भैंस पालन से मोटी कमाई में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। भैंस पालन से जुड़ी अभी तक आप तक हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं भैंसों में गर्भाधारण, रोग निवारण और साथ ही साथ उनके आहार के बारे में। ये तीनों चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं और इनमें कैसे हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आइए देखते हैं। सफल भैंस पालन आवास की पर्याप्त सुविधाओं के बिना अधूरा है। अगर आवास सही नहीं हो तो पशु में बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। भैंसों को खुली और छायादार दोनों तरह की जगह चाहिए। शेड की जमीन थोड़ी ऊंची और समतल हो और उसमें हवा की आवाजाही होती रहे, लेकिन पशुओं को तेज हवा से बचाने का प्रबंध होना चाहिए। तेज हवा चाहे गर्म हो या ठंडी, दोनों ही हानिकारक हैं। इसके अलावा आवास आरामदायक हो, उसमें साफ सफाई हो और पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। एक भैंस को हमें एक फैक्ट्री की तरह समझना चाहिए कि उस फैक्ट्री को यदि हम उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसमें यदि वो आराम महसूस कर रहे हैं, तभी हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बरसात के दिनों में हमें ज़्यादा कीचड़ से बचाना चाहिए। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें पशु को एक ठंडी जगह पर रखना चाहिए। हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि वहाँ पे कूलर लगे हों और हवा आर पार होती रहे, डायरेक्ट धूप ना लगे। तो इस तरह से, और जो फर्श है वो कच्चा हो। कच्चा फर्श सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है। यदि फर्श कच्चा नहीं है तो उसके ऊपर हम रबड़ की मैट बिछा सकते हैं, और फिर जो है उससे थोड़ा सा जो है जो पक्का फर्श है वो साफ़ सफाई में तो आसान रहता है, लेकिन पशु बहुत ज़्यादा जो है खुश महसूस नहीं करता है। भैंस
भैंस पालन से लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसका प्रजनन सही समय पर हो। अगर गर्भाधान में देरी होती है तो भैंस पालन उतना लाभकारी नहीं रह जाएगा। अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि जिन भैंसों का अच्छा खान पान होता है उनमें समय पर मध्यकाल शुरू होने की संभावना अधिक होती है। भैंस गर्मी में आने का संकेत देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 60 से 70% भैंस सूरज छिपने के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले तक गर्मी का संकेत देती है। इसलिए जब मध्यकाल आने वाला हो तो दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय भैंस पर एक नजर रखनी चाहिए। भैंस वही प्रॉफिटेबल हो सकती है जो हर साल बच्चा दे। यदि भैंस हर साल बच्चा नहीं दे रही या वो 15 महीने से ज़्यादा का टाइम ले रही है एक बच्चा देने में, तो वो किसान को एक नुकसान वाला जो है सौदा होने लगता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भैंस हमारी हर साल बच्चा दे। वो हर साल बच्चा कब दे सकती है, वो ऐसी कौन सी कंडीशन है? यदि भैंस ने आज बच्चा दिया है और वो 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा कर गर्मी में आके और नए दूध हो जाए और रुक भी जाए, तो वो लगभग 370 दिन में बच्चा दे देगी। यदि उसने 100 दिन बाद वो गर्मी में आई और नए दूध हुई और रुकी 100 दिन में, तो अगला बच्चा आपको 400 दिन में मिलेगा। यदि वो भैंस एक बार बच्चा देने के बाद में अगली बार 200 दिन बाद गाभिन हुई, तो अगला बच्चा फिर आपको 500 दिन में मिलेगा। तो जितना दिन आप जो है उसको देर से नए दूध कराओगे, उतना ही भैंस को ज़्यादा टाइम लगेगा अगला बच्चा देने में, और किसान को एक ये फ़ायदा भी नहीं रहेगा। ये बात तो उन भैंसों की हुई जो ब्याह चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि कटिया का पहली बार प्रजनन कब कराना चाहिए। आमतौर पर 24 से 36 महीने की हो जाने के बाद कटिया पहली बार गर्मी में आती है। उस समय उसका वजन 300 से 350 किलो तक हो जाता है। इस तरह कटिया के पहली बार ब्याने की औसत आयु 3 से 4 साल है। शोधों में ये बात पता चली है कि कटिया पहली बार सर्दियों के दौरान मध्यकाल जाहिर करती है। एक बात ये भी है कि भैंसों में कामोत्तेजना का व्यवहार गायों की तुलना में कम तीव्र होता है, इसीलिए कई बार इसका पता लगाने में दिक्कत भी हो जाती है। हमने अपने फार्म पे देखा है कि 40% भैंसें जिनको अच्छी डाइट, अच्छा खान पान, संतुलित आहार दिया जाता है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर गर्मी में आ जाती हैं। 25% भैंसें 30 दिन से 60 दिन के अंदर गर्मी में आती हैं और 15% भैंसें 60 से 90 दिन के अंदर जो है गर्मी में आती हैं। इस तरह से 80% भैंसें लगभग 90 दिन के अंदर अंदर गर्मी में आ जाती हैं और उनको हमें नए दूध करा देना चाहिए। जो भैंस यदि 30 दिन में ही गर्मी में आ गई है, तो हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि हम लगभग 50 दिन पूरा होने दें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक विधि से भैंस पालन कर सकते हैं। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी भैंस पालन से मोटी कमाई, हमारा आज का कृषि विशेष जारी रहेगा। क्या जो नॉन बासमती चावल है उसको बेस्ट प्राइस इस बार मिल पाएगी? 11-21 क्या इस बार 5,000 रुपए के ऊपर जा पाएगा? धान की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान दिखाई देगा या फिर आएगी मंदी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान अजय शर्मा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
जैसे मनुष्य बीमार होते हैं, हमें कई तरह के रोग और बीमारियों का खतरा रहता है, कई तरह के इन्फेक्शन से हमें घेर लेते हैं, उसी तरह भैंस में भी बीमारियों का खतरा रहता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि पशुपालक इन बीमारियों का नियंत्रण सही समय पर करें। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ का प्रबंधन दवाओं से भी किया जा सकता है। अगर भैंसों में होने वाली बीमारियों की बात करें तो उनमें खुरपका, मुंहपका, सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर जैसी बीमारियां हैं जिनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं कैसे रोग और बीमारियों का प्रबंधन हमारे किसान कर सकते हैं। ब्लैक क्वार्टर एक तीव्र संक्रमण है, लेकिन ये एक गैर संक्रामक बीमारी है। इस रोग के दौरान मांसपेशियों में सूजन और गंभीर विषाक्तता हो जाती है। ये बहुत घातक रोग है और इसमें पशु की मौत भी हो जाती है। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया यानी HS पर्यावरणीय परिस्थितियों, कुपोषण और लंबे सफर की वजह से होता है। इसके अलावा दूषित चारा और पानी भी इसका एक कारण है। सांसों के माध्यम से भी ये पशु में प्रवेश कर जाती है। टीबी को हम सब जानते हैं, ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। समय पर इलाज न हो तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। जॉन्स रोग एक तरह का संक्रामक आंत्र शोथ है। इसे पैराट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इसमें आंतें मोटी हो जाती हैं और पशु को दस्त लग जाते हैं। 3 से 6 साल की आयु वाले पशु में भी अधिक पाई जाती है। शुरू वाली स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है तो 10 दिन की उम्र में हमें कटड़ियों को जो बच्चे हैं उनको पेट में मारने की, कीड़े मारने वाली दवाई जरूर पिलानी चाहिए। और फिर लगभग ये 21 से 30 दिन बाद फिर हमें रिपीट कर देनी चाहिए यही दवाई। क्योंकि जो ये भैंस के बच्चे हैं, ये जो एस्केरियासिस होती है, जो पेट के कृमि हैं, उनके लिए बहुत ही सुसेप्टेबल होते हैं और पेट के कीड़ों की वजह से ये काफ़ी मर जाते हैं। इनको दस्त लग जाते हैं, तो इनको हमें बचा के रखना चाहिए। ये पेट के कीड़े मारने की दवा हमें 10 दिन पे और फिर 1 महीने बाद ज़रूर देनी चाहिए। इसके अलावा जो छोटे पशु हैं, कटड़े बच्चे बच्चियां हैं, उनमें निमोनिया की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। यदि उनको ख़ास तौर पे जाड़ों में एक साथ ज़्यादा रखा जाता है, उनको हम जाड़ों में उसको अच्छा आवास नहीं दिया गया है, तो उसको ये निमोनिया की समस्या आती है। भैंसों में एक समस्या फूल दिखाना भी है। इसका कारण कैल्शियम की कमी है। अगर इससे बचाना चाहते हैं तो दुधारू भैंसों को अलग से कैल्शियम देते रहें, क्योंकि हर 1 किलो दूध में 1.8 ग्राम कैल्शियम भैंस के शरीर से निकलकर दूध में आ जाता है। 10 किलो से कम दूध देने वाले पशु को कम से कम 50 ग्राम कैल्शियम रोजाना दें। 10 किलो से ज्यादा दूध देने वाले को 100 से 125 ग्राम तक कैल्शियम देना होगा। कुछ जो नए कटड़ी हैं, जो ताज़ा हैं, उनमें एक समस्या और आती है कि उनकी सुंडी पक जाती है, तो उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसको इलाज करवाना चाहिए। जो बचाव के टीके हैं, खुरपका, मुंहपका और गलघोटू, इनके टीके भी आपको जो समय समय पर ज़रूर लगवाने चाहिए 3 महीने की उम्र पे। और फिर हर 6 महीने बाद ये टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं, इनमें ये टीके जो पशु चिकित्सक हैं, इनको लगाते हैं। खर्च और कमाई का हिसाब किताब रखना भी जरूरी है। एक भैंस पर दिन भर में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है। अब आपको इससे इतना दूध लेना है कि ये खर्च भी निकल जाए और कुछ बचत भी हो जाए। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। हिसार का केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान किसानों की सेवा में लगातार प्रयासरत है। सरकार भी वैज्ञानिक विधि से भैंस पालन को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं हमारे उच्च अधिकारी भी किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गांव के स्तर पर पहुंचकर किसानों को वैज्ञानिक विधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। राजेश कुमार जमीनी स्तर से जुड़े पशुपालन अधिकारी हैं। ये 20 साल से FPT नाम के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इनका काम किसानों को उन्नत पशुपालन के बारे में समझाना है और उन्हें जागरूक करना है।
पहले स्टार्टिंग में जब हिसार मेला लगा था तो गांव से लोग बहुत कम जाते थे, क्योंकि उनको उस चीज़ का, अपने पशुओं के बारे में उनको इतना पता ही नहीं था कि हमने हमारे पशुओं को क्या करना है, किस तरह करना है और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो FPT से किसान थे, उन्होंने हमारे मेले देखे, पशुओं को भैंस दिखाई। भाई हम गांव में जो ये प्रोजेक्ट चालू किया हुआ है वो आप लोगों के लिए, आपकी नस्ल के लिए और आपके दूध के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। आप हमारे से जुड़िए और हम आपको तरक्की के रास्ते लेके चलेंगे। विकास कुमार थोड़े उच्च अधिकारी हैं। इनका काम जमीनी अधिकारियों के संपर्क में रहना है और उन्हें दिशा निर्देश देना है। जरूरत पड़ने पर ये गाँव का भी दौरा कर लेते हैं। इनका मानना है कि FPT प्रोजेक्ट से किसानों को खासा लाभ हुआ है। ये प्रोजेक्ट सन 2001 से तकरीबन शुरू हुआ था। हमने 10 विलेज अडॉप्ट किए हुए हैं CIRB हिसार के थ्रू। ये सारे 10 के 10 गांव हिसार के 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो हमारा प्रोसेस यही रहता है कि हम वीक में 2 बार जो इंसेमिनेटर इन 10 विलेज में 5 इंसेमिनेटर है, तो उनको हम ताज़ा सीमन प्रोवाइड कराते हैं, शीट, ग्लव्स, और इनसे हम मंथली रिपोर्ट बनवाते हैं। हर फार्मर की डिटेल रहती है, किस फार्मर के कितने पशु की AI हुई है महीने में, फिर उसकी 3 महीने बाद PD होती है, फिर जब 10 मंथ बाद जब वो प्रेग्नेंट पशु है उसकी काविंग होती है, तो जितने भी फीमेल काफ बॉर्न होते हैं उनको हम 2-3 महीने बाद कान में टैगिंग करते हैं। रघुवीर सिंह नैन पुश्तैनी किसान हैं। इनका गांव हिसार जिले के अंतर्गत ही आता है। ये FPT प्रोजेक्ट को अपनाने वाले किसानों में से एक हैं। प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से पहले इनके पास घरेलू जरूरत के लिए ही 2-4 भैंसें थी, लेकिन अब ये 25 भैंसों के मालिक हैं और दूध उत्पादन से अच्छी आय ले रहे हैं। हम आज से 15-20 साल पहले कम पशु रखते थे, खेती कम करते थे। खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ाया। CIRB के डॉक्टर यहाँ पहुँचे गांव में, ये सीमन रखना चालू किया। यहाँ बाहर और खड़का लगाया, वहाँ टीके सीमन रखना चालू करा, जिससे नस्ल में सुधार हुआ, दूध में सुधार हुआ। उसके साथ साथ हम पशु की नस्ल बढ़ती गई। दुधारू जो पहले झोटी 8-7 किलो दूध दिया करती, आज इस टाइम में 15-14 किलो दूध पहले झोटी दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के कारण हिसार में भैंसों का नस्ल सुधार हुआ है। पहले एक भैंस से दिन भर में 6 से 7 लीटर दूध मिलता था, लेकिन आजकल की भैंसें 10 से 11 लीटर दूध दे रही हैं। जाहिर है इससे भैंसों की कीमत भी बढ़ी है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि भैंस पालन से कैसे हमारे पशुपालकों को अच्छा लाभ हो सकता है, यानी भैंस पालन मोटी कमाई। हमने आपको समझाया कि कैसे नई तकनीक का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन सी वो अच्छी नस्लें हैं जिसका इस्तेमाल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो इसकी जानकारी भी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर दे सकते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ, नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।